हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अभी संकट का एक नया युग, ये जापान का अभी देखेंगे तो वाइट पेपर जारी किया गया है, श्वेत पत्र। और इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जापान के बारे में बताया गया है। जापान ने अभी आप देखेंगे तो डिफेंस बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान द्वारा बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे संकट का मतलब कि समझिए कि सबसे तनावपूर्ण टाइम यहाँ पे आ गया है, सबके लिए, वर्ल्ड के लिए भी आ गया है। और बहुत जगह पे आप देखेंगे तो थर्ड वर्ल्ड वार का भी बताया जा रहा है, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और जापान और फिर देखेंगे अमेरिका का भी यहाँ पे बात आ रहा है, और रूस और जो चीन है ये पास आ रहे हैं, फिर उत्तर कोरिया। तो यहाँ पे जापान के आसपास में जितने भी कंट्री हैं तो आप देखेंगे रूस है, रूस के बाद उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया समझिए, तो ये लोग तो आपस में मतलब इनका काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन है। लेकिन चीन है, चीन का रिलेशन आप देखेंगे तो जापान के साथ सबसे मतलब कि बेकार रहता है, हमेशा से ही सबसे बेकार रिलेशन बना हुआ है। 2 शिंजो जापान युद्ध भी हुए हैं, ये भी आपको देखने को मिला है। नानचिंग नरसंहार भी हुआ है जिसमें लगभग 83,000 महिलाओं का रेप भी किया गया था जापानी सैनिकों द्वारा। तो ये सब आप देख चुके हैं। और ताइवान वाला जो एरिया आपको देखने को मिलता है, तो ताइवान जो पहले था ये जापान का ही था, जो कि बाद में चीन के द्वारा मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। फिर आप मित्र देशों के साथ देखेंगे तो चीन वहाँ पे दिखने को मिलता था, क्योंकि ब्रिटिश का कॉलोनी था। तब जैसे ही मित्र देश जीतते हैं तो चीन को ही ये मिल जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अब इसको आर्टिकल को लेके यहाँ पे श्वेत पत्र जारी किया है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से देखेंगे हिरोशिमा और नागासाकी पे जैसे अमेरिका वहाँ पे परमाणु बम गिराता है, उसके बाद से अब जापान का नाम कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। जापान वैसे डेवलप कंट्री है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है, और इनका जो है ये यूएसए के साथ काफ़ी अच्छा खासा एग्रीमेंट भी बना हुआ है कि अगर जापान को कुछ भी होता है तो यहाँ पे यूएस उसका पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। इसको लेके जापान देखेंगे तो हमेशा से मतलब कि बेफिक्र रहता है। लेकिन अब जो नया ग्लोबल पावर बन के यहाँ पे चाइना आया है, और चाइना और जापान के बीच में एक सेनकाकू द्वीप है, जो कि इनको लेके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बनी रहती है द्वीप को लेके। और चाइना आसपास में आप देखेंगे जितनी भी एरिया रहती है, चाइना सबको अपना ही बताते रहता है। चाहे आप देखेंगे साउथ चाइना सी हो, अब तो आप देखेंगे कि हिंद महासागर जो है वहाँ पे अब हमारे एरिया में भी घुस के वहाँ पे बोल रहा है कि इसमें मतलब कि इसमें भी अब समझिए कि आने का कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में भी पाँव पसार रहा है, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सब से देखेंगे तो वियतनाम, ये सब देश हैं, तो इनके साथ भी विवाद हमेशा से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी विवाद बना हुआ है, जापान के साथ तो बना ही हुआ है। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे आर्टिकल में डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस। तो यहाँ पे आपको जो जापान है वो सुरक्षा आकलन में अपना जो ईयरली देखेंगे वाइट पेपर यहाँ पे जारी किया है। और अगले वर्ष देखेंगे तो यहाँ पे अब डिफेंस बजट आप देखिए, डिफेंस बजट कितना बढ़ा दिया गया है। तो लगभग 59 बिलियन का डिफेंस बजट हो गया है। और इंडिया का आप देखेंगे तो लगभग 84-85 बिलियन के आसपास है। तो इंडिया डिफेंस पे अभी 4 नंबर पे आ गया है, मतलब कि डिफेंस पे आप देखेंगे जितना खर्च किया जाता है। रूस तीसरे नंबर पे आ गया है। रूस और यूक्रेन का जैसे वॉर यहाँ पे स्टार्ट होता है, रूस अपना डिफेंस बजट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इंडो प्रशांत क्षेत्र है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे तनाव का एरिया बना हुआ है। यहाँ पे चीन क्या कर रहा है कि ब्लॉकेज करने का कोशिश कर रहा है। जितने भी अब ट्रेड होते हैं तो इसी एरिया से ट्रेड होते हैं। साउथ चाइना से भी देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, इंडो पैसिफिक में भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं। जितने भी समझिए कि ट्रेड होते हैं तो इसी रूट से आते जाते हैं। लेकिन चीन यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लॉक करने का कोशिश कर रहा है। चीन यहाँ पे अपना दावा ठोकने का कोशिश कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा अब जो भी ट्रेड रुकेगी तो ट्रेड रुकते ही आप देखेंगे सभी कंट्री को प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी वजह से चीन से सबका तनाव बना हुआ है। और आईसीजे का देखेंगे तो ये भी आया था, तो चाहे यूएन ने भी देखेंगे चाइना को लेके दक्षिणी चीन सागर में अपना जो फैसला दिया था उसको चीन ने बुरी तरह से मतलब मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे उसके जो भी फैसला था तो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था चाइना के द्वारा। तो चाइना यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है, और ये सबके लिए खतरा बताया जा रहा है। और ये जो है ये विस्तारवादी कंट्री है, एक्सपेंसिव मतलब कि एक्सपेंशन का पॉलिसी ये अपनाता है, कंट्री को हमेशा एक्सपेंड करने का। जैसे हमारा एरिया है तो एरिया देखेंगे सेम बना रहता है, लेकिन चाइना का एरिया है वो हमेशा किसी न किसी देश से एरिया लेते रहता है और अपने देश का एरिया बढ़ाते रहता है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और जापान का कहना है कि सबसे बड़ा अगर उसके लिए कोई थ्रेट है तो वो चाइना ही है। और
जापान और इंडिया का रिलेशन इसी वजह से देखेंगे तो अच्छा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसका भी जापान मतलब कि चाइना से प्रॉब्लम चल रहा है, बॉर्डर इशू चल रहा है। बॉर्डर इशू तो उनका कोई खास है नहीं, समुद्री इलाका है, लेकिन एक सेनकाकू द्वीप है उसको लेके हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है और युद्ध भी हो चुका है उसके लिए, और हमेशा तनातनी बने रहती है। और इंडिया का देखेंगे तो बॉर्डर इशू रहता है, इसीलिए जापान और हमारी देखेंगे कि अच्छा खासा रिलेशन हमेशा से आपको देखने को मिलता है। और ये आप देखेंगे तो 572 पेज का यहाँ पे श्वेत पत्र जो होता है वाइट पेपर जारी किया गया है, और जापानी रक्षा मंत्री द्वारा ये जारी किया गया है और चेतावनी के साथ प्रस्तुत किया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल समुदाय होते हैं इसमें बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा खतरा ये चाइना यहाँ पे एक क्रिएट कर रहा है। और सुरक्षा खतरों के बारे में जापान ने कहा, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि सुरक्षा खतरों के बारे में जापान ने कहा है कि चीन द्वारा तेज़ी से सैन्यकरण किया जा रहा है। ये भी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चीन है जो अपना डिफेंस बजट बहुत तेज़ी में बढ़ा रहा है। आप मान के चलिए कि 235-40 बिलियन के आसपास अपना डिफेंस बजट कर दिया है, और नौसेना उसकी यूएस की नौसेना को टक्कर देने लगी है। और चाहे आप देखेंगे तो जो उसकी मतलब कि समझिए वायुसेना होती है वो भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बना ली है। सभी चीज़ों में चाइना आगे जा रहा है, और अपने मतलब कि देखेंगे 10 साल पहले इन्होंने मॉडर्नाइजेशन करना शुरू किया था जब से शी जिनपिंग आते हैं, और अभी आप देखेंगे तो चाइना जो है ये मॉडर्न सेना के कतार में आके खड़ी हो गई है, चाइनी आर्मी होती है। तो इसको लेके खतरा बताया गया है। अब ये क्यों करेंगे? यूएस को टारगेट करने के लिए और यूएस के जितने भी सहयोगी हैं उनको टारगेट करने के लिए। और रूस और जो चाइना का दोस्ती है इसको भी लेके बताया गया है, इससे भी जापान को प्रॉब्लम है। रूस और चाइना साथ में आ रहे हैं, तो ये जब भी युद्ध अगर होती है थोड़ा सा भी मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो रूस यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। जैसे रूस को चाइना सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे हथियार भी दे रहा है छिपा छिपा के, पैसा तो दे ही रहा है, ट्रेड करा ही रहा है, जो भी चीज़ें चाहिए वो रूस को प्रोवाइड किया जा रहा है चाइना द्वारा। और ऐसा नहीं है, पैसा भी कमाया जा रहा है, तो पैसा तो कमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये खतरा बताया गया है इनके लिए। और यहाँ पे ये भी बात किया गया है, उत्तर कोरिया जो मिसाइल अभी परीक्षण किया है, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो इसका भी लेके बात किया गया है। और रूस और उत्तर कोरिया का आप देखेंगे अभी जो समझिए कि कुछ दिन पहले समझौता हुआ था, सैन्य समझौता, उसको लेके भी बात किया गया है। तो अब सैन्य समझौता किसके लिए होगा? वहाँ पे चाइना से उत्तर कोरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में आप देखेंगे युद्ध भी हो चुका है और प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो इसको लेके अमेरिका ने भी बयान जारी किया था, ये लोग भी बयान जारी किए हैं, तो इसको लेके भी खतरा बताया गया है। तो मेनली आप देखेंगे तो चीन को लेके बताया गया है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी जो मतलब कि है ये चीन ही है, चाहे हम हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम, तो यहाँ पे जितने भी थाईलैंड वगैरह, मलेशिया, ये सब कंट्री हैं, तो इन लोगों का अब पैसा की वजह से चाइना यहाँ पे पैसा देता है सबको, तो लोन का इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी हाई होता है, लेकिन पैसा दे देता है, तो फॉरेन पॉलिसी का एक टूल वो समझ के यूज करता है लोन को, जिससे ये लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप में फंसने के बाद लोन चुका नहीं पाते हैं, लेकिन अब इनको बयान देना पड़ता है चाइना के फेवर में। तो ये सब देखेंगे, चाइना को कोई कंट्री पसंद नहीं करता है, लेकिन उसके पैसे की वजह से ये लोग दबाव में रहते हैं। और किसी भी छोटे कंट्री को समझिए दबाव में लाना बहुत ईजी होता है। चाइना जैसा बड़ा कंट्री, अगर अफ्रीकन कोई भी छोटे कंट्री हो, चाहे आप देखेंगे दक्षिणी चीन सागर में भी आसपास में जो भी छोटे मोटे कंट्री हैं, इनकी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना काफ़ी ईजी हो जाता है चाइना के लिए, तो वो करता भी है। बयान तो ये लोग देते हैं चाइना के फेवर में, लेकिन चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ये लोग। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।